Hey everyone, how are you? I hope you people are doing amazing in your life and preparing well for your examinations. This is Jay Chandani from Tarik Shastra. And friends, we had started with this series जहाँ पर हम लोग CMET के जितने भी previous year questions हैं related to general awareness, we were covering them. We have already made 3 videos in that series. ये चौथा वीडियो होने वाला है जहाँ पर हम लोग कुछ previous year questions जो है cover करने वाले हैं. नाउ दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लेना सो दैट आपको एक आइडिया पड़ जाए कि यार किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीमेट के एग्ज़ाम में. एंड इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, आपको डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी करनी चाहिए. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो वीडियोस हैं वो एक ही सर बना रहे हैं, अनिकेत सर. अगेन दैट विल हेल्प यू अ लॉट, तो आप लोग वो भी वीडियोस जाके देख सकते हैं, राइट. आज के वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना. अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. ऑल्सो कीप कम्युनिकेटिंग विद अस. कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस के आंसर दो. That will help a lot of students like you to gather more information, right? Before we start with our video, I just want to introduce this. हम लोगों ने मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, CMAT के मॉक टेस्ट, जो कि सिर्फ 499 रुपीज़ में रहता है. क्या क्या मिल रहा है आपको? सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको CMAT के 12 स्टिमुलेटेड मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें जो CMAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न रहा है उसी वे में AI जनरेटेड आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं. सो डेफिनेटली अ मस्ट बाय फॉर यू पीपल. एंड डेफिनेटली आप लोगों को इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो एक नया टॉपिक रहता है आप लोगों के लिए, वो भी उसके लिए भी टेस्ट देखने को मिलते हैं. Only at 499. The validity is January 25, 2025. Okay, that's a misprint. Definitely it's at 2025. So definitely आप लोगों को ये purchase करना चाहिए if you are a serious aspirant for CMAT examination. Now let's begin with our video. So let's move to our first question now. The question was, who wrote the book The Paradoxical Prime Minister? Now you must understand that books से related questions आते हैं. Last video में भी हमने देखा था, there was a question on Booker's Prize, है ना, Man Booker Prize, and then of course Paradoxical Prime Minister. And previous videos में भी आप लोग देखोगे कि books के ऊपर usually questions आते हैं. The answer to this is शशि थरूर, है ना. ये उन्होंने द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा था. आप लोगों को पैराडॉक्सिकल का मतलब मालूम होना चाहिए. बेसिकली पैराडॉक्सिकल मीन्स एब्सर्ड, राइट, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का, ठीक है. सो डेफिनेटली इंग्लिश में आपको काम आएगा, आई होप सो. तो ऐसे वर्ड्स के मतलब आप लोगों को अपने लिए लिख लेने चाहिए. शशि थरूर is the Indian National, he is a member of the Indian National Congress at a very high post, right? And yeah, definitely one of the person who speaks very fluent English with amazing words, like he is said to be the dictionary or something, right? Definitely. Next question was, Vaio is the product of which company? Now if you have been a mobile fanatic, you must have known Vaio, right? Sony had bring in Vaio. So Vaio was the product launched by Sony and one of the Japanese company, and then Vaio got separated. Now it's a different company altogether, which is separate from Sony. But yes, initially it was the product which was launched by Sony, and there was another company. Now, how many overs were allowed presided in the inaugural 1975 Cricket World Cup? Right, the answer is 60. And again, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. लास्ट वीडियो में हमने डबल फॉल्ट देखा था, है ना. आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं. स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए. यू मस्ट कवर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग स्पोर्ट्स में देख सकते हैं. ये आप लोग आंसर कर सकते थे. 60, अगर आप लोग इंडियंस हैं, हम लोगों को क्रिकेट ज़्यादा ही पसंद है, क्रिकेट सब क्रिकेट देखते हैं, ठीक है. तो 60 ओवर्स इज ऑफ कोर्स द आंसर फॉर दिस. हु इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग? अगेन, अगर आप लोगों ने अपने बचपन में हिस्ट्री थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ी है,
या अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुनते हो तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, इट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। जिन्ना साहब जिनको क्रेडिट भी दिया जाता है पाकिस्तान को बनाने का, राइट। सो डेफिनेटली दिस इज़ द आंसर। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? यस। So in India, how many banks were nationalized during second round of nationalization in 1980? The correct answer is 6 banks, है ना। 6 बैंक थी जिनको nationalize किया गया था। I want you to, okay, I'll just give the answer to you people. I don't, if you can write the names of the nationalized bank which are currently the nationalized bank 2024, 2025 में, तो please नाम लिखना। There are 12 nationalized banks as of now, आज की तारीख में, right? तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, एक पैटर्न अपन लोग नोटिस करते हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। बैंकिंग से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अगेन दिस इज़ 2020, तो 2018, 19, 20 में अपने को देखने को मिलता है। लेकिन अब देयर इज़ अ सेपरेट सेक्शन इटसेल्फ, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आपको स्टार्टअप से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली आपको आरबीआई के गवर्नर, सेबी के गवर्नर, आरबीआई जो भी रेशियोज़ लाता है ना, थ्रू विच दे मेंटेन द इन्फ्लेशन रेट एंड एवरीथिंग, है ना, और बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करते हैं, वो सब आपको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखने चाहिए। EXIM policy is prepared by, now what is EXIM policy? EXIM policy is basically export import policy, है ना। और जैसे ही आपको इसका फुल फॉर्म मालूम रहता है कि दिस इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, द आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आई वॉन्ट यू पीपल टू अगेन, सेबी, आरबीआई के गवर्नर और इनके मिनिस्टर्स, ठीक है, आपको इनके मिनिस्टर्स याद होने चाहिए, लिखने भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच इंडियन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू बी अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी? नाउ ये उस टाइम का ही करंट अफेयर का पार्ट बनता है, एंड द आंसर इज कैप्टन राधिका मेनन, है ना। कैप्टन बोलना ज़्यादा सही रहेगा बिकॉज अगेन शी इज़ वन ऑफ द विमेंस you will respect, and each one of us must respect, right? Yeah, she is also the first merchant navy officer to women officer to become captain, right? तो definitely बहुत ही proud चीज़ है ये, and yeah, she got this award to save some fishermen in Bay of Bengal, है ना। बे ऑफ बंगाल में कुछ फिशरमैन्स को बचाने के लिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट? सो व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस? सो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज सेड टू बी एपिग्राफी। ना, एपिग्राफी ऑफ कोर्स इंस्क्रिप्शन की स्टडी है। पैलियोग्राफी क्या होता है? तो पैलियोग्राफी जो होता है दैट इज स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, है ना, हिस्टोरिकल राइटिंग्स, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स या राइटिंग्स बोल सकते हैं, है ना। आर्कियोलॉजी आप लोगों को मालूम है, इट इज़ स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल ह्यूमन रिमेन्स और समथिंग, राइट, ह्यूमन रिमेन्स और आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आर्कियोलॉजी, ठीक है। प्लेसेस बेसिकली आर्कियोलॉजी करते हैं। न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, जो कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, आप एंशिएंट कॉइन्स को कलेक्ट भी करते हैं, ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक्स, राइट। एंड एपिग्राफी इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये तुम लोगों को थोड़े बहुत मालूम होने चाहिए। और कुछ इंटरेस्टिंग जो स्टडीज़ के नेम्स हैं, वन वर्ड, if you remember some, please put it in the comment box. Next is interesting question. Grapevine is the term used in relation to. तो grapevine is the term used in relation to informal communication. क्या होता है grapevine? तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, फॉर इंस्टेंस 2 टीम लीड हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं विदाउट एनी सोर्स, कोई ऑफिशियल सोर्स के बिना, सिर्फ ऐसे ही गुफ्तगू करते हुए, विस्पर करते हुए कि हाँ तेरे को पता पड़ा, ये है, वो है, कंपनी का इतना हो रहा है। दिस इज़ बेसिकली ग्रैपवाइन थिंग, ठीक है, जहाँ पर कोई सोर्स, ऑफिशियल सोर्स नहीं रहता है, इट्स एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट।
बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन दी स्टेट। नाउ अगर आप लोग पॉडकास्ट देखते हैं और अगर आपने कुमार मंगलम बिरला का पॉडकास्ट देखा है रिसेंटली विथ निखिल कामत, तो आपको मालूम होगा कि बिरला फैमिली विच इज़ अगेन वेरी रिनाउंड फैमिली इन इंडिया, दे वर इनिशियली लाइक उनकी फैमिली वॉज बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये वहीं पर लोकेटेड है, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल म्यूज़ियम जो है। डेफिनेटली आप लोगों को ये भी आइडिया होना चाहिए। सो अगेन आप लोगों को ये सारी चीज़ों का आइडिया जो है बहुत अलग अलग चीज़ें देख के भी पता पड़ सकता है। इफ़ यू फॉलो पॉडकास्ट या फिर आप लोग कुछ पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। Now, the length of the longest railway platform in India is, now this is important ना, क्योंकि ये आंसर अब चेंज हो चुका है। Initially it was 4481.6 गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, पर अब ये बदल चुका है। नाउ इट इज़ हुबली रेलवे स्टेशन, है ना, हुबली, हुबली कर्नाटका, कर्नाटका। जिस रेलवे स्टेशन का नाम एक्चुअल में है श्री स्वामी जी, स्वामी, ओके, स्वामी राधू जी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। प्लीज़ इसको करेक्ट करना, इसको एक बारी पढ़ लेना, ठीक है। स्वामी राधू जी, I'm forgetting the name, station, so it's in Hubli basically, I'm forgetting the name of the station, please comment box में डालना कौन सा स्टेशन है। I do remember it is close to approximately 1.5 kilometers लंबा स्टेशन है, that is what 1500 मीटर्स के आसपास का स्टेशन है। एंड या some 4900 feet something, please write the exact figures, एग्जैक्ट नेम और फिगर्स जो है वो आपको लिखने चाहिए। यस, इट्स इन हुबली कर्नाटका, इट्स द लॉन्गेस्ट, इट्स द स्टेशन विथ लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, राइट। डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। MDMK इज़ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, तो आपको मालूम होना चाहिए MDMK और DMK ये तमिलनाडु की पार्टीज़ हैं, तमिलनाडु स्टेट की पार्टीज़ हैं। MDMK जो है दैट इज़ मरु मल्लर्ची द्राविडा मुनेत्रा कज़ागम, और DMK जो है वो है द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पॉलिटिकल, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के फुल फॉर्म अगर हैं तो वो थोड़े बहुत देख लेना, देख सकते हैं। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल टेक 5 मिनट्स एटलीस्ट। आप लोग देख भी लोगे तो ऑप्शन में आप लोगों को ईजी होता है एलिमिनेट करना। डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू दिस टू। Next, which city houses the headquarters of International Atomic Energy Agency, the world's Atom for Peace organization set up in 1957 within the United Nations family? Now, इसका जो headquarters है that is in Vienna, Austria. What I want from you people, मैं चाहता हूँ कि आप लोग United Nations system जो है उसकी जितनी भी major agencies हैं, major agencies autonomous या run by this, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर्स, और वो अभी उसके चेयरमैन या गवर्नर या जो जनरल मैनेजर है वो कौन है, ठीक है। तो हेड, बेसिकली हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अभी करंटली कौन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। आई कीप ऑन लाइकिंग दोज कमेंट्स, है ना, मैं वो कमेंट्स पर लाइक ठोकते जाऊँगा, तो प्लीज़ वो करिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, yes, the country which is also known as Persia is, again this is Iran. लास्ट जो PYQ का वीडियो बनाया था उसमें भी ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन था, इट वाज रिलेटेड टू चाबहार पोर्ट, है ना। तो डेफिनेटली ईरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, ईरान, इज़राइल, फ़लस्तीन, लेबनान, यमन, ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट एशिया की बात करूँ या मिडल एशिया की बात करूँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है या फिर किस फॉर्म की गवर्नमेंट है, कैपिटल क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करेंसी क्या है, यू मस्ट ऑल्सो नो दैट। डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमास का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, हमास का फुल फॉर्म प्लीज़ याद कर लेना। हमास का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, हमास का फुल फॉर्म, प्लीज़ गिव इट दैट टू मी,
विच इज़ दी ओल्डेस्ट वेदा? वेदा से पिछली बार भी कुछ क्वेश्चन आया था 2018 में. दी ओल्डेस्ट वेदा इज़ ऋग वेदा, है ना. डेफिनेटली आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको इनके टाइम पीरियड मालूम होने चाहिए और ऋग्वेदा में क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी, सामवेदम में क्या थी, अथर्ववेदा जो कि सबसे लास्ट में आया था, यजुर्वेदा, इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी, ये डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट इज हु इज़ द ओनली बैट्समैन टू स्कोर 5 सेंचुरीज इन अ सिंगल एडिशन ऑफ ICC वर्ल्ड कप? द आंसर इज रोहित शर्मा, जिन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में ये कारनामा किया था. अभी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, कैप्टनसी ले ली गई है. जसप्रीत बुमराह इज़ डूइंग गुड, ठीक है, जसप्रीत बुमराह इज़ डूइंग गुड. आई फील ही कैन डू गुड, डेफिनेटली चलेगा. चल आगे बढ़ाओ. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज टू विच फील्ड ऑफ लिटरेचर इज़ दी बुकर प्राइज़ अवॉर्डेड एवरी ईयर? बुकर प्राइज़ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, इसमें भी है. बुकर प्राइज़ में तो बुकर प्राइज़ जो दिया जाता है दैट इज़ टू फिक्शन लिटरेचर, है ना. फिक्शन लिटरेचर को दिया जाता है. स्पेसिफिकली दिस अवार्ड इज़ गिवन बाय UK, राइट, यूनाइटेड किंगडम. तो वो बुक्स जो कि इंग्लिश में लिखी जाती है और UK और आयरलैंड में पब्लिश हुई है, वो बुक्स को बुकर प्राइज़ से नवाजा जाता है. उसमें से कुछ बुक्स, ऑफकोर्स सारी बुक्स को नहीं होगा. बुकर प्राइज़ में 2 टाइप के अवार्ड्स होते हैं, एक बुकर प्राइज़ और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़. मैंने लास्ट वीडियो में अपना एक बताया था कि 2022 में दिस इंडियन वुमेन, नाम कमेंट बॉक्स में डालना, या तो प्रीवियस वीडियो से आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए. शी वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है. क्या नाम है उनका और फॉर व्हाट बुक शी रिसीव दिस प्राइज़, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के बताना, ठीक है. और नहीं याद है तो फिर प्रीवियस वीडियो देख लो भाई. नेक्स्ट इज़ द बैंक विच मर्ज्ड विद कैपिटल फर्स्ट वॉस. अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आपको मालूम होगा ये फर्स्ट जो है ये इसके साथ यूज़ होता है आजकल, IDFC फर्स्ट बैंक. अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है या फिर कुछ भी आपको थोड़ा भी याद है तो IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, राइट. सो इट वाज IDFC अगेन, उस टाइम का करंट अफेयर हो जाएगा. तो डेफिनेटली बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देख ही रहे हैं कि पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज विच सिटी इज़ नोन फॉर इट्स चिकन एम्ब्रॉयडरी? चिकन, आई गेस ये स्पेलिंग होना चाहिए, चिकन चिकन ये वाला नहीं होना चाहिए, चिकन ये वाला होना चाहिए. एक बारी प्लीज़ देख लेना. अगेन द आंसर इज़ लखनऊ, है ना. चिकन एम्ब्रॉयडरी क्वाइट फेमस विद इन द वुमेन फैशन. सो इट्स अगेन डन विद दी हैंड्स. और जो सूट्स होते हैं उसमें यूजुअली आपको देखने को मिलती है चिकन एम्ब्रॉयडरी. तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. लाइक अगेन यू कैन ऑलवेज लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आप लोगों को इसके साथ साथ GI टैग्स मिलते हैं, राइट, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स. आप लोगों को डेफिनेटली ये टैग्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए. यहाँ से ओडिशा के पास कुछ GI टैग्स है, रीसेंट GI टैग्स विच हैव बीन गिवन, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए और थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए इनके बारे में. नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट इज डैश इज गेन्ड व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड अपवर्ड्स वर्टिकली. ठीक है, ये जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा फिज़िक्स में कि यार काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में जैसे ही बुलेट को फायर किया जाता है. ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल. एनर्जी की यूनिट होती है जूल. काइनेटिक एनर्जी जो रहता है दैट इज़ हाफ mv², हाफ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर जाती हुई बुलेट के पास पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है दैट इज़ mgh. ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट. ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी तुम लोगों को याद होना चाहिए. होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट पजेस. मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट पजेस व्हेन इट इज़ इन मोशन. जब कोई मोशन में होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है दैट इज़ अ रिजर्व्ड एनर्जी. जो कोई ऑब्जेक्ट होल्ड करता है एनर्जी, वो होल्ड रहती है. जैसे ही तुम दबा के रखते हो, जैसे ही तुम उसको छोड़ते हो एंड देन इट अगेन मूव्स टू, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. राइट, बहुत ही ईजी सा एग्जांपल देता हूँ, स्प्रिंग. जैसे ही आप कोई स्प्रिंग को दबाते हो तो आप काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हो, आप लोग उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मोशन. ठीक है, एंड देन
यू प्रेस इट, मोशन में रहता है, एंड देन जब तक आप उसको होल्ड करके रखते हो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जैसे ही आप अपनी उंगली से हटाते हो वो, और वो एकदम से एक्सपांड होती है, अगेन इट द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज। थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। द फेमस हिल स्टेशन कोडाईकनाल इट इज़ इन पलानी हिल्स। पलानी हिल्स और जावदी हिल्स जो है वो आपको ईस्टर्न घाट्स पर तमिलनाडु के आसपास देखने को मिल जाएंगे, ईस्टर्न घाट्स पर। और कार्डेमन हिल्स जो हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कार्डेमॉन होना चाहिए ये, वो इलायची, कार्डेमॉन इज़ इलायची। ये केरला में आते हैं। और यहाँ पर वो केरला इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस, राइट? तो वहाँ से गेस कर सकते थे कि कार्डेमन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्डेमन जो है दैट इज़ और कोडाईकनाल इज़ इन तमिलनाडु, तो कार्डेमन इज़ इन केरला, राइट? तो आप लोग इधर से शायद गेस कर सकते थे कि ये नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स फिर भी नीलगिरी हिल्स जो है वो कर्नाटका के आसपास आता है, ठीक है? अब बिटवीन लाइक तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के इधर साइड आता है। ऊटी एंड अदर सम प्लेसेस आर लोकेटेड नियर नीलगिरी हिल्स, ठीक है? तो नीलगिरी हिल्स थोड़ा सा कार्डेमन हिल्स के बीच में आएगा, थोड़ा सा इस साइड आएगा। एंड देन ईस्टर्न घाट्स पर यू विल सी जावदी हिल्स ऊपर आता है, पलानी हिल्स नीचे आएगा, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट स्टेट डिवाइड्स मोरक्को एंड स्पेन, ठीक है? मोरक्को एंड स्पेन कौन सा स्टेट डिवाइड करता है? तो इट इज़ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है? नाउ दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्टेट। आई वुड लाइक टू नो, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। डेफिनेटली आप लोगों को स्ट्रेट के साथ कैनल्स और जो पासवेज हैं जहाँ से शिप्स गुजरती है, जैसे सुएज़ कैनाल, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स इंडियन ओशन वाले जितने भी वो तो डेफिनेटली आपको मालूम होने चाहिए, खासकर इज़राइल के आसपास के, बिकॉज़ वहाँ पर पायरेट्स का काफ़ी ज़्यादा अटैक चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, राइट? तो डेफिनेटली आपको ये मालूम होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, राइट? दिस इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट। ये जो है दिस इज़ बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और दिस बेसिकली कनेक्ट्स द रेड सी और साउथ चाइना सी विथ द अंडमान ओशन, और लेट्स से वहाँ से फिर इंडियन ओशन, राइट? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में देखने को मिलता है। दिस इज़ समवेयर अराउंड 800 किलोमीटर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये आपको देखने को मिलता है, यस, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो आपको देखने को मिलता है ईरान के पास में, ईरान, ओमान एंड यूएई। तो साउथ में ये दोनों हैं और नॉर्थ में ये है। इट इज़, अगर आप लोगों को मैप थोड़ा मालूम हो, इस तरीके से कुछ रहता है, और यहाँ पर ऊपर ईरान वगैरह है, तो ये, और यहाँ पर गल्फ़ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ़ है, और इधर गल्फ़ ऑफ ओमान आता है ना? और इधर पाकिस्तान आता है, एंड इधर कहीं पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है ये टर्की में देखने को मिलता है। इट कनेक्ट्स ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। अगेन फॉरगेटिंग दी सी जो कि टर्की में लोकेटेड है, प्लीज़ इसका नाम बताना किन किन चीज़ों को कनेक्ट करता है। येस, डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो टर्की में ही है, राइट? आई ऑल्सो वांट टू नो कि ब्लैक सी जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है? कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ब्लैक सी आता है। आई ऑल्सो वांट टू नो इन दी कमेंट बॉक्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ये भी डालना। नेक्स्ट क्या है? सो येस, हु वॉन दी मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया टाइटल इन 2019? उस टाइम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन विमेन वॉन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। हर नेम इज़ प्रिया सेराव, हु वॉज अ लॉयर। लॉयर लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लॉयर जो रहते हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं। लास्ट में हमने देखा था मिहिर सेन का नाम लिया था, ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर हु वॉज अ स्विमर टू, राइट?
तो लॉयर्स लोग जो रहते हैं वो कुछ ना कुछ बड़ा करते ही अगेन. नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन दी अर्थ सर्फेस पासिस थ्रू. ईजी वन, इट हैज़ टू बी इक्वेटर, है ना. इक्वेटर एकदम बीच में आता है और जो शेप है अर्थ का वो ओवल है, तो बीच में से सबसे लंबा रहता है, तो डेफिनेटली इट इज़ इक्वेटर. नेक्स्ट इज सियामेस फाइटिंग फिश इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ विच कंट्री, एंड द आंसर इज़ थाईलैंड. ठीक है. अगेन इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है ऐसे. ठीक है, लेट्स आई जस्ट स्पीक इट आउट. इट इज़ गंगा रिवर में जो डॉल्फिन जिसका नाम सुसु लिखा जाता है, राइट, वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया के. एंड या डेफिनेटली आपको ये सारी इंफॉर्मेशन भी मालूम होनी चाहिए. I think that's it. Next, let's see. Yeah, so that's it. I'll just repeat this for you guys once again. You can go through this. Definitely, I would say if you are a serious aspirant, and again, the condition is that you don't have enough mocks with you, then you must definitely go with this. अभी भी आपके पास टाइम है जहाँ पर आप लोग अपने 12 CMAT के जो मॉक टेस्ट है उसको प्लान कर सकते हैं. ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक मॉक दे देना चाहिए आपको. एंड या डेफिनेटली गो विद दिस. इट्स जस्ट 499. इट विल हेल्प यू अ लॉट. यस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, कुछ तो अप्रिसिएशन दो कि यस सर बहुत हेल्प हो रहा है और वीडियोस बनाओ, फटाफट वीडियोस बनाओ, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं तुम लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊँ. अदर देन दैट डेफिनेटली प्रिपेयर अच्छे से करो. काफ़ी कम टाइम बाकी है आप लोगों के पास. जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे भी ध्यान दो. सिर्फ इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ से क्रैक नहीं होगा एग्ज़ाम. सारे ही सेक्शंस जो है उस पर इक्वल ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, राइट. अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प लगती है तो आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं. डेफिनेटली हम लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, उतावले बैठे हैं. एंड या आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.